नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है तुझ जैसे स्वार्थी और नालायक बेटे से भला वो नौकर ही है। अगर आप इस कहानी का पहला और दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी। साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। पापा जी के क्रियाकर्म हो जाने के पश्चात अनुपम भैया और मंजरी भाभी को अमेरिका लौटने की जल्दी हो रही थी। वह लोग मकान बेचने के लिए शहर के प्रॉपर्टी डीलरों से मिलने लगे। घर को देखने के लिए प्रॉपर्टी डीलर रोज घर का मुआयना करने लगे थे। 1.5 करोड़ से भी ऊंची कीमत के ग्राहक इतना जल्दी मिल पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वह लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से 1 सप्ताह के अंदर उनका मकान औने पौने दाम में बिक जाए। अनुपम भैया प्रॉपर्टी डीलरों पर जल्दी मकान बिकवाने का दबाव बनाने लगे थे, लेकिन सब जगह से यही उत्तर मिलता कि अभी कोई ग्राहक नहीं मिला है। उन्हीं प्रॉपर्टी डीलरों में से एक चालाक व्यक्ति यह समझ गया था कि इनको जल्दी पड़ी हुई है, इसलिए इनकी मजबूरी का लाभ बड़ी आसानी से उठाया जा सकता है। अनुपम भैया से उसने कहा कि भाई साहब, मकान मैं आपका 3 दिन में ही बिकवा सकता हूँ, लेकिन आपको इसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। अनुपम भैया को जल्दबाजी थी, इसलिए उन्होंने उस प्रॉपर्टी डीलर से पूछा कि मेरे मकान की कितनी कीमत मिल जाएगी। उसने मौके का लाभ उठाते हुए उस 1.5 करोड़ से ऊपर के कीमत के बंगले का दाम 80 लाख रुपए बता दिया। अनुपम भैया 80 लाख रुपए कीमत पर ही पापा जी के सपने को बेचने के लिए तैयार हो गए। अति प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने यह बात मंजरी भाभी को आकर बताई। उधर मंजरी भाभी घर के अंदर के सारे सामान ऑनलाइन सेल वाली कंपनियों को बेचने के लिए मैसेज डाल दिया। इस प्रकार पापा जी की मेहनत की कमाई से बनी हुई पूरी गृहस्थी का सौदा उन दोनों ने कर डाला था। उनका उद्देश्य था कि 1 सप्ताह में सारी प्रॉपर्टी को बेचकर वह लोग अमेरिका के लिए प्रस्थान कर जाएं। योजना के अनुसार दूसरे दिन मम्मी जी ने सुबह 10 बजे बैंक जाने के लिए मुझे गाड़ी चलाने के बहाने अपने साथ चलने के लिए बुला लिया था। मम्मी जी ने उन लोगों से बता दिया था कि मैं मंदिर दर्शन के लिए जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अभी तक तो अनुपम भैया को मकान बेचने की जल्दी थी, लेकिन जब एक शानदार बंगला आधी कीमत पर मिल रहा था तो इस अवसर को वह प्रॉपर्टी डीलर गंवाना नहीं चाहता था। अब वह अति शीघ्र मकान खरीद लेना चाह रहा था। मम्मी जी जैसे ही गाड़ी में बैठने जा रही थी, उसी समय प्रॉपर्टी डीलर वहां आ गया था। मम्मी जी के नाम का 80 लाख रुपए का चेक अनुपम भैया को देते हुए बोला कि कल मैडम कचहरी में चलकर मकान का बैनामा मेरे नाम कर देंगी। मकान बेचने का सौदा हो गया है। यह बात अनुपम भैया ने मम्मी जी को नहीं बताई थी। मुझको भी इसकी तनिक भी भनक नहीं लग पाई थी। जब भेद खुल गया तब अनुपम भैया ने मम्मी जी को बताया कि मम्मी जी, हम लोग अगले हफ्ते अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए यह बंगला 80 लाख रुपए में मैंने बेच दिया है। इतना सुनते ही मम्मी जी के हृदय पर गहरा धक्का लगा था। वह गाड़ी में कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत भाव से गहरी सोच में पड़ गई थी। उनकी आंखों से आंसू छलक आए थे। थोड़ी देर बाद वह अनुपम भैया से बोली, बेटा अनुपम, ऐसी भी क्या जल्दी थी कि तूने अपने पिताजी के सपनों को कौड़ियों के दाम पर बेच डाला। अभी थोड़े दिन तुझे सब्र करना चाहिए था। खैर, नियति ने जो मेरे किस्मत में लिखा है उसको तो पूरा होना ही है। मुझको भी जब मालूम हुआ कि पापा जी की मेहनत की कमाई से बनाए उनका यह पवित्र मंदिर आधे कीमत पर बिक गया है तो हार्दिक कष्ट हुआ। मुझे वह दिन याद आ गया था कि जब पापा जी ने मुझको बुलाकर बड़े प्रेम से कहा था कि बेटा श्याम, अनुपम तो इस समय अमेरिका में है, इसलिए मैं तेरे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने जा रहा हूँ। मेरा रिटायरमेंट बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ एक सुंदर सा मकान अपने रहने के लिए बनवा लिया जाए। 3000 वर्ग फीट की मेरे पास ज़मीन पड़ी हुई है। अगले हफ्ते से उसका निर्माण कार्य चालू होगा, जिसकी देख रेख का काम तुझको ही करना पड़ेगा। बीच बीच में मैं भी आकर देख जाया करूँगा। पूरे 1 वर्ष तक मैं सुबह 8 बजे कार्यस्थल पर चला जाता था और रात्रि में 9 बजे वापस लौटता था। दोपहर में मम्मी जी मेरे लिए टिफ़िन में खाना लेकर आती थी। इसी बहाने मम्मी जी मकान के किचन और पूजा घर में विशेष ध्यान दिया करती थी। उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक बनवाने के लिए 2-3 बार किचन में तोड़फोड़ भी कराई थी। मकान बनाते समय मम्मी जी और पापा जी का उत्साह देखते ही बनता था।
अपने सपने के उस मंदिर के किसी कोने में भी कोई कमी न रह जाए, इस बात पर विशेष ध्यान देते थे। ईंटों की 4 दीवारें जोड़कर छत डाल दिया जाता है, तब वह मकान कहलाने लगता है। लेकिन उसी मकान में व्यक्ति की आकांक्षा और भावनाओं का पेंट लग जाता है, तब वह एक मंदिर की भांति सपनों का घर कहलाता है। ऐसा ही सपनों का घर पापा जी और मम्मी जी ने बनवाया था, जिसको एक नालायक पुत्र ने कौड़ियों के दाम में बेच दिया था। भावनाओं का कद्र वही कर सकता है जिसके अंदर मनुष्यता मरती नहीं है, लेकिन जिसकी ज़मीर मर चुकी हो उससे किसी प्रकार की आत्मीयता की आशा किया जाना निरर्थक होता है। अनुपम भैया और मंजरी भाभी जैसे लोग उसी श्रेणी में आते हैं। इस मनहूस खबर से हुए कष्ट की उदासी अंतर्मन में दबाए हुए मम्मी जी और मैं जैसे ही चलने लगे। अनुपम भैया ने मम्मी जी से कहा कि मम्मी, जब आप जा ही रही हैं तो यह चेक भी लेते जाइए, लौटते समय बैंक में इसको डाल दीजिएगा। लोकल का चेक है, इसलिए आज ही क्लियरेंस हो सकता है। खाते में पैसा आ जाने के बाद कल चलकर हम लोग मकान की रजिस्ट्री करवा देंगे। मम्मी जी ने अनुपम भैया से चेक ले लिया। थोड़ी देर में हम लोग बैंक पहुंच गए थे। रास्ते पर मम्मी जी बिल्कुल शांत बैठी रहीं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। बैंक में पहुंचते ही बैंक मैनेजर ने मम्मी जी से बोला, मैडम, सर के बारे में जानकारी मिलने पर मुझे हार्दिक कष्ट हुआ था। मैं तो आपको फ़ोन करने वाला था, अच्छा हुआ आप स्वयं आ गई। 5 साल पहले सर ने अपने अकाउंट से 1 करोड़ की एफडी कराई थी, जो मैच्योर हो गई है। पैसा सर के अकाउंट में आ गया है। उन्होंने अपने अकाउंट में नॉमिनी आपको बनाया है, इसलिए उनके अकाउंट का सारा पैसा आपको मिलना है। बैंक की कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, उसको आप पूरा कर दीजिए, जिससे सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मेरे लिए ये बहुत ही बेहतर है कि आपका भी एक अकाउंट इसी बैंक में है। इस प्रकार मम्मी जी ने बैंक का सारा काम निपटा कर हमारे साथ एक संयुक्त खाता खोलकर 20 लाख रुपए उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। बैंक का सारा काम निपट गया था। अनुपम भैया के द्वारा दिया गया मकान की बिक्री का चेक भी बैंक में जमा कर दिया गया था। मम्मी जी ने मुझसे कहा कि बेटा श्याम, गाड़ी निकालो, अब हम लोग चलते हैं। वह गाड़ी में आकर चुपचाप गंभीर मुद्रा में बैठ गई थी। यह इस बात का परिचायक था कि अनुपम भैया के द्वारा मकान बेचे जाने के कारण उनको गहरा सदमा लगा है। बैंक में भी यह काम भर की ही बात बोल रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर मम्मी जी से पूछा था कि कहीं और तो नहीं चलना है। मम्मी जी ने कहा कि नहीं बेटा, सीधे घर चलो। रास्ते में भी वह चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। तब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने इनको समझाने का प्रयास करते हुए इनसे कहा कि मम्मी जी, आप व्यर्थ में चिंता मत कीजिए। 1 सप्ताह बाद आप अनुपम भैया के साथ अमेरिका चली ही जाएंगी। हो सकता है वहां पहुंचने के बाद अनुपम भैया और मंजरी भाभी का व्यवहार आपके प्रति कोमल हो जाएगा। वहां आपके 2 पोते भी होंगे, उनके साथ भी आपका मन बहला रहेगा। मेरे इतना कहने पर उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा श्याम, तुम मुझको सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हो। मुझे मालूम है कि तेरे पापा जी के द्वारा बनवाए गए उस मकान के बिक जाने से मुझसे भी अधिक कष्ट तुझे हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा था कि तू दिन रात मकान बनवाने में 1 साल तक अपना पसीना बहाता रहा। मम्मी जी के इतना कहने पर जैसे मेरे हृदय के भाव को किसी ने कुरेद दिया हो। मेरी आंखें सजल हो गई थी। मैंने केवल इतना ही कहा था कि मम्मी जी, अनुपम भैया ने यह काम बहुत बुरा किया है। उन्होंने दुखी मन से मुझसे कहा कि बेटा श्याम, आज तेरे पापा कितने दुखी होंगे। कितने उत्साह के साथ बारीकी से एक एक चीज़ देखकर उन्होंने अपना मकान बनवाया था। यह अनुपम के कमरे को आधुनिक सुविधा का ध्यान देकर उसे बनवाया गया था। वह कहते थे कि अनुपम विदेश में रहकर आएगा, इसलिए उसके कमरे को उसी हिसाब से बनाया जाएगा ताकि वह आकर उसे देखकर चौंक जाए। लेकिन अनुपम ने इस मकान को बेचकर हमेशा के लिए अपने वतन से नाता तोड़ लेने के साथ साथ अपने पापा की भावना को भी चोट पहुंचाई है। यही तो मंजरी भी चाहती थी। मेरा क्या चंद दिनों की मेहमान हूँ, किसी तरह से समय कट जाएगा, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा यही थी कि जहाँ तेरे पापा के अस्थियों का विसर्जन हुआ था वहीं मेरी भी अस्थियाँ विसर्जित की जाएं। मेरे पूर्वज इसी देश में जिए हैं और इसी देश में मरे हैं। मुझे हार्दिक क्लेश है कि अब मेरे आगे की पीढ़ियों का नाता अपने वतन से सदा सदा के लिए टूट जाएगा। मुझको तनिक भी अंदेशा होता कि अनुपम विदेश जाकर वहीं का हो जाएगा तो मैं उसको विदेश पढ़ने के लिए कभी भी नहीं भेजती। मेरा पता नहीं किस जन्म का पाप था कि मेरे घर में अनुपम जैसा बेटा पैदा हुआ। इससे बेहतर होता कि हम निसंतान रहते। यह एक दुखियारी माँ अपने इकलौते बेटे के बारे में कह रही है।
थोड़ी देर बाद हम लोग घर पहुंच गए थे। मम्मी जी गाड़ी से उतरकर सीधे अपने कमरे में चली गई थी। दूसरे दिन मकान खरीदने वाला ब्रोकर पहुंच गया था। अनुपम भैया ने मम्मी से जाकर बताया कि मम्मी, हम लोगों को कचहरी चलना होगा, आप मकान के सारे पेपर लेकर हमारे साथ कचहरी चले, जिससे मकान बिक्री का कार्य आज पूरा हो जाए। अभी बहुत से काम बाकी हैं और समय बहुत कम है। मम्मी जी ने अपने मोबाइल से मुझको फ़ोन किया और बताया कि बेटा कचहरी चलना है, इसलिए तू जल्दी से आ जा। थोड़ी ही देर में मैं वहाँ पहुँच गया था। अनुपम भैया मम्मी जी से बोले कि मैं गाड़ी चला दूंगा, श्याम को वहाँ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मम्मी जी ने अनुपम भैया से कहा कि नहीं बेटा, गाड़ी श्याम ही चलाएगा। अनुपम भैया की दृष्टि में मैं एक खलनायक के समान हो गया था। मैं उनकी आंखों में कांटे के समान चुभने लगा था। लेकिन मम्मी जी कहीं नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए वह मुझे भी साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए थे। थोड़ी देर में हम लोग कचहरी पहुंच गए थे। मकान खरीदने वाले ब्रोकर ने पहले से ही वकील की व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए हम लोगों के पहुंचते ही मकान की रजिस्ट्री की कार्यवाही प्रारंभ हो गई थी। कुछ ही घंटों में मम्मी जी और पापा जी के सपनों का वह बंगला पराया हो गया था। लौटते समय मम्मी जी जब गाड़ी में बैठी तब उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसको देखकर अनुपम भैया ने मम्मी जी को समझाने का प्रयास करने लगे और उनसे बोले कि मम्मी जी, एक मकान बिक जाने से आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हैं? अमेरिका में मैं आपको इससे भी अच्छे बंगले में रखूँगा। अनुपम भैया की यह बातें मम्मी जी को जैसे तीर की भांति चुभ गई थी। उनको क्रोध आ गया था। वह तेज़ आवाज़ में अनुपम भैया से बोली, बेटा, मुझे अफसोस है कि तू विदेश जाने के बाद माता पिता के इमोशन क्या होते हैं वह भी भूल गया है। तू चाहे मुझे राजमहल में रखेगा, लेकिन क्या तू उस मकान से जुड़ी हुई मेरी और अपने पापा की यादों और भावनाओं को वापस कर पाएगा? क्या तू अपने देश की मिट्टी मुझको वहाँ दे पाएगा? क्या तू अपने पूर्वजों का ग्राम संग्रामपुर वहाँ दे पाएगा? क्या तू गांव के बगल बह रही गंगा मैया की पवित्र धारा का प्रवाह वहाँ कर पाएगा? मम्मी जी की बातें सुनकर अनुपम भैया बिल्कुल शांत हो गए थे। थोड़ी देर में हम लोग उस घर में पहुंच गए थे जो चंद घंटों पहले अपना था, लेकिन अब वह किसी दूसरे का हो गया था। अनुपम भैया कचहरी से लौट कर आते ही मंजरी भाभी को खुश करने के लिए बताया कि मकान का काम हो गया है, अब बैंक के सारे काम कल निपटाएंगे। दूसरे दिन अनुपम भैया ने मम्मी जी से कहा कि मम्मी, अब बैंक का काम निपटाना है, आपके बैंक के अकाउंट में जो भी पैसे हों उसको मेरे नाम कर दीजिए, जिससे सारा पैसा न्यूयॉर्क में मेरे अकाउंट में आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। कल चलकर हम लोग इस काम को भी निपटा लेंगे, क्योंकि अब हमको अमेरिका जाने के लिए केवल 2-3 दिन ही बचे हैं। 1-2 दिन में घर का सारा सामान डिस्पोज हो जाएगा, तब हम लोग पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर यहाँ से प्रस्थान कर पाएंगे। मम्मी जी को अनुपम भैया के एक एक शब्द विष के समान कड़वा लग रहा था, लेकिन वह बेचारी अनुपम भैया की बातें मान लेने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। उनके चेहरे के हाव भाव यही बता रहे थे कि जैसे उनका कोई लूट रहा हो और वह लुटते हुए स्वयं को देख रही हो, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन अनुपम भैया मम्मी जी को लेकर बैंक पहुंच गए थे। गाड़ी में ही चला रहा था। बैंक में बैठकर उन्होंने मम्मी जी के खाते में मौजूद करोड़ों रुपए अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिया था। इस प्रकार अनुपम भैया ने मंजरी भाभी के इशारे पर पापा जी के जीवन भर की मेहनत की कमाई को हड़प लिया था। करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस, लाखों रुपए के गहने पा जाने के बाद मंजरी भाभी फूली नहीं समा रही थी। यह सब एक नालायक पुत्र के द्वारा जन्म देने वाली माँ के साथ विश्वासघात के कारण ही संभव हो पाया था। सब कुछ अर्जित कर लेने के बाद अब मंजरी भाभी का मन एक पल के लिए भी इंडिया में रुकने का नहीं था। उनका बस चलता तो अगले ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क के लिए उड़ जाती। उनका टिकट 2 दिन बाद का था, लेकिन 2 दिन बाद भी वह जा पाएंगी इसमें भी संशय बना हुआ था, क्योंकि मम्मी जी का वीज़ा और पासपोर्ट बन नहीं पाया था। अनुपम भैया ने उनके वीज़ा और पासपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया था, जिसकी कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई थी। मम्मी जी के वीज़ा और पासपोर्ट मिलने में कम से कम 2 सप्ताह का समय और लग सकता था। इसलिए अनुपम भैया ने मंजरी भाभी से कहा कि मंजरी, मम्मी जी का वीज़ा और पासपोर्ट अभी नहीं बन पाया है, इसलिए हम लोगों को 2 सप्ताह किसी होटल में रुकना पड़ेगा, क्योंकि बंगला बिक गया है।
बंगले के सारे सामान बिक गए हैं। अब उन लोगों के पास होटल में रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मंजरी भाभी को जैसे ही पता चला कि 2 सप्ताह और रुकना पड़ेगा, वह अनुपम भैया के ऊपर भड़क उठी। मम्मी जी की सारी धन दौलत उनके हाथ लग चुकी थी। अब उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वह एक बार फिर अपने पुराने आचरण को दिखाने लगी थी। वह अनुपम भैया से तेज आवाज़ में कहने लगी कि अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकते हैं, आप टिकट कैंसिल मत कराइएगा। अनुपम भैया के ऊपर वह इतनी हावी हो गई थी कि वह सारी मर्यादा को ताक पर रख कर सबके सामने ही अनुपम भैया को तेज स्वर में डांटने लगी। पता नहीं क्यों अनुपम भैया उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाते थे। उनकी इस कमजोरी का मंजरी भाभी पूरा लाभ उठाती थी। इतना सब होने के बावजूद भी अनुपम भैया प्रत्येक दशा में माँ को अपने साथ ले जाना चाहते थे। उन्होंने मंजरी भाभी से कहा कि मंजरी, पूरी गृहस्थी तो हम लोगों ने बेच डाली है, अब मम्मी जी अकेले यहाँ कहाँ रहेंगी। मम्मी जी को साथ ले जाना हमारी मजबूरी है, हम उनको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। आखिर वह मेरी माँ है, तुम ही बताओ और क्या विकल्प हो सकता है। मंजरी ने कहा, जिस माँ के प्रति तुम उतना प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि उन्हीं माँ की दृष्टि में आपकी हैसियत एक नौकर से भी कम है। इसमें विकल्प पूछने जैसी कौन सी बात है। आजकल तमाम अच्छे अच्छे वृद्धाश्रम बन गए हैं, मात्र 2 हफ्तों की ही तो बात है। अपनी मम्मी जी को वहीं रख दीजिए, जब उनका वीजा और पासपोर्ट बन जाएगा आप आकर उनको ले जाना। मंजरी भाभी के मुख से निकले इन विषैले शब्दों को सुनकर मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मंजरी भाभी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। जैसे उन्होंने मम्मी जी को वृद्धाश्रम में रखने के लिए अनुपम भैया से कहा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैंने सारे लिहाज को त्यागते हुए उनको तेज आवाज में डांटते हुए कहा, खबरदार मंजरी भाभी, अगर दोबारा अपने मम्मी जी को वृद्धाश्रम में रखने के लिए अपने मुँह से एक शब्द भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने सुना था कि इंसान के अंदर नैतिकता का हास हो जाने से कभी कभी राह भटक हो जाता है और उसका नैतिक पतन हो जाता है, लेकिन वह इतना पतित हो जाते हैं जितना कि आप, यह मैंने पहली बार देखा है। जिस माँ का आपने सब कुछ लूट लिया, उसी माँ को आप अनाथ समझकर वृद्धाश्रम में रखने की बात कर रही हैं। इतना बड़ा अन्याय करते हुए क्या आपकी आत्मा आपको धिक्कार नहीं रही है? क्या आपको महाकाल से भी डर नहीं लगता है? जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। जैसा आप मम्मी जी के साथ व्यवहार कर रही हैं, जब आपके बच्चे वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे, तब एक माँ के दर्द और उसकी पीड़ा का भान आपको होगा। आपके भी माता पिता जीवित हैं, क्या उनके बारे में भी आप ऐसा ही सोच सकती हैं? गुस्से में मैंने अनुपम भैया को भी खूब लताड़ा था। मैंने उनसे कहा कि अनुपम भैया, आज से मेरे हृदय में जो भी स्नेह आपके प्रति था वह अब समाप्त हो गया है। वैसे भी जिस दिन आपने पापा जी के सपने के मंदिर समान बंगले को कौड़ियों के दाम बेच दिया था, उसी दिन से आप मेरी नज़रों में गिर गए थे। आपको जरा सी भी लज्जा नहीं आ रही थी कि जिस माँ ने आपको पाल पोस कर इस लायक बनाया, उसी माँ के बारे में आपकी पत्नी के आचरण को आप सहन कर रहे हैं। यह कैसी पत्नी भक्ति जो माँ के वात्सल्य से भी बड़ा हो जाए। मेरी कड़वी बात उनको हजम नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे बीच में ही टोकते हुए गुस्से में पागल होकर अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने मुझे एक बार फिर अपशब्द कहते हुए कहा कि नालायक बदतमीज, अब तेरा हमारा कोई संबंध नहीं है। तुम किस हक से मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रहे हो? अभी मेरे आंखों के सामने से हट जाओ, वरना स्थिति गंभीर हो जाएगी। फिर मैंने भी उनको जवाब दिया कि अब आप मुझको जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अब तो यह मकान किसी दूसरे का हो गया है, आप खुद ही यहाँ से निकाल दिए जाएंगे। एक बात आप दोनों पति पत्नी को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि मम्मी जी कोई अनाथ महिला नहीं है जो वृद्धाश्रम में रहने के लिए जाएंगी। अभी उनका यह बेटा श्याम किशोर इस लायक है कि अपनी माँ को इज्जत के साथ अपने घर में रख सकता है। उसी आवेश में मैंने मम्मी जी से कहा कि आप इन लोगों का घटियापन देख लीजिए। मुझको यह आशंका पहले से ही हो रही थी और मैंने आपको बताया भी था। मेरी शंका सही साबित हो गई, आज वही सामने घटित हो रहा है। इन लुटेरों से कह दीजिए इनको जहाँ जाना है वहाँ जाए, आप मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगी। मेरी बातें सुनकर वह बोली कि बेटा, यह सब मेरे भाग्य का दोष है, तुम्हारे साथ मुझे रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसी कॉलोनी में मैं बरसों रह चुकी हूँ। उस कॉलोनी में अधिकांश लोग मुझको जानते हैं। जब मैं तुम्हारे घर में रहूँगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे जो मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए बेटा, 2 सप्ताह की ही तो बात है, किसी वृद्धाश्रम में रह लेंगे।
2 सप्ताह बाद अनुपम मुझको वहाँ से आकर ले जाएगा, इसलिए आप लोग आपस में झगड़ा मत करो। मम्मी जी का कोमल मन अभी भी अपने पुत्र के प्रति आशा भरी दृष्टि से देख रहा था। उनको यह आशा और विश्वास था कि अनुपम भैया उनको आकर ले जाएंगे, लेकिन उन लोगों के दुराचरण से मुझको यह विश्वास नहीं हो रहा था कि अनुपम भैया अमेरिका चले जाने के बाद दोबारा लौटकर मम्मी जी को लेने के लिए इंडिया आएंगे। जो पुत्र अपने पिता की बीमारी में माँ के बार बार बुलाने पर भी नहीं आया था, क्या वह दोबारा इनको लेने के लिए आएगा? इसका मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि वह मंजरी भाभी के गुलाम हो गए थे। मंजरी भाभी मम्मी जी के सामने ही अनुपम भैया से ऐसा व्यवहार कर रही थी, तो वह अमेरिका लौट जाने के बाद उनके ऊपर इंडिया वापस ना जाने के लिए पूरा दबाव डालेंगे। अनुपम भैया के प्रस्ताव को मम्मी जी के द्वारा मान लिए जाने से मैं विवश हो गया था। उनके इतना कहते ही अनुपम भैया को जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। वह तुरंत मम्मी जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे कि माँ, आपका वीज़ा पासपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर बन जाएगा, आप निश्चिंत होकर रहिए। हम लौट कर आएंगे और आपको न्यूयॉर्क ले चलेंगे। इन लोगों के षड्यंत्र में मम्मी जी को फंसते हुए देखकर उनके ऊपर मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही साथ दया की भावना भी थी। घर के ही चिराग ने ही घर में आग लगा दी थी, यह देखकर मेरी आत्मा बहुत दुखी थी। खैर, नियति ने उनके भाग्य में जो लिखा था वही घटित हो रहा था। उन लोगों ने इनको वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ दिया और दूसरे दिन न्यूयॉर्क के लिए चले गए थे। श्याम किशोर ने पूरी कहानी सुना देने के बाद प्रभाकर जी से कहा, प्रभाकर जी, आज लगभग 5 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अनुपम भैया का वह 2 सप्ताह का समय अभी भी नहीं बीता है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उन लोगों ने इनसे बात ही करना बंद कर दिया है। इससे इनके मन को गहरा धक्का लगा है, इसलिए यह जब किसी पति पत्नी को साथ में आया हुआ यहाँ देखती हैं, तब इनके व्यथित आत्मा को बहुत कष्ट होता है। यह उन्हीं दिनों की याद कर अपने कमरे में चली जाती हैं। इनसे मैंने कई बार कहा था कि मम्मी जी, आप चलिए, आदर्श सहित मेरे घर में रहिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। मुझ जैसे एक अनाथ को माँ के समान स्नेह देने वाली मम्मी जी के प्रति मेरा प्यार मुझको यहाँ खींच लाता है। मैं प्रत्येक सप्ताह बिना नागा यहाँ पर आता हूँ। इनको जब भी मेरी आवश्यकता होती है मुझको फ़ोन कर देती हैं। इनके एक फ़ोन पर मैं दौड़ा चला आता हूँ। पापा जी की मृत्यु के बाद मम्मी जी को पारिवारिक पेंशन के रूप में अच्छी धनराशि मिल जाती है। इनको किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी नहीं है, लेकिन वृद्धावस्था में अपनों का प्यार वृद्धजनों के लिए एक टॉनिक के समान कार्य करता है। प्रभाकर और सोनिया को दमयंती जी के साथ अपने पुत्र और पुत्रवधू के द्वारा किए गए विश्वासघात की घटना को सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इकलौता पुत्र अपनी माँ से ऐसा भी व्यवहार कर सकता है। श्याम किशोर के द्वारा बताई गई कहानी को सुनकर दमयंती जी के सामने वही घटनाएं नजर आने लगी थी, इसलिए उनके आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। प्रभाकर जी की पत्नी सोनिया ने उनके बगल में बैठकर उनके आंखों से आंसू पोंछते हुए उनसे कहने लगी कि माँ जी, आपके साथ जो बीता है वह अकल्पनीय है और मन को झकझोर देने वाला है, लेकिन मेरा मानना है कि जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है उनको कभी भगवान माफ़ नहीं करेगा। आप उनके लिए व्यर्थ में आंसू बहा रही हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज से आप प्रभाकर और मेरे लिए माँ के समान हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि खून के रिश्ते ही मजबूत होते हैं। मेरा मानना है कि भावनात्मक रिश्ते जिसमें अंतर मन का प्रेम छिपा होता है वह खून के रिश्ते से भी बढ़कर होते हैं। मेरी इच्छा है कि आप वृद्ध आश्रम को छोड़कर हम लोगों के घर में हमारे साथ रहें। इतना कहकर सोनिया ने प्रभाकर की ओर देखते हुए पूछा कि क्यों प्रभाकर, आपका क्या विचार है? प्रभाकर जी ने सोनिया से कहा कि सोनिया, तुम्हारे नेक विचार को सुनकर आज मुझे गर्व हो रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। हम लोग माँ जी को अपने घर ले चलेंगे। प्रभाकर और सोनिया के दोनों बच्चे 4 साल का सोनू और 6 साल का मोनू बाहर अन्य वृद्ध महिलाओं से खेलने में व्यस्त थे, लेकिन जब पापा मम्मी को काफ़ी देर से कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा तो वह दोनों दौड़कर कमरे में आ गए। सोनिया ने अपने बच्चों का परिचय दमयंती जी से कराया। वह बच्चों से बोली कि बेटा, दादी जी को प्रणाम करो। छोटी उम्र में ही दोनों बच्चों को प्रभाकर एवं सोनिया ने अच्छे संस्कार दिए थे। वह दोनों बच्चे दमयंती जी का पांव छूते हुए उनसे बोले कि दादी जी प्रणाम। दमयंती जी के लिए यह एक सुखद पल था। उन दोनों बच्चों के निश्चल प्रेम को देखकर दमयंती जी ने उन दोनों बच्चों को अपने गले लगा लिया। सोनिया का छोटा बच्चा 4 साल का सोनू कुछ अधिक चंचल है।
उसने तुरंत ही दमयंती जी से तोतली आवाज़ में अपने मन की शिकायत कर डाली कि दादी जी, सब लोग मेरे साथ खेलते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं खेलती हैं? चलिए मेरे साथ खेलिए ना। उस बच्चे की मीठी आवाज़ को सुनकर दमयंती जी सारे दुखों को पल भर के लिए भूल गईं। वह बच्चों से बोली, हाँ बेटा, हम आपके साथ ज़रूर खेलेंगे, चलिए हम लोग बाहर खेलते हैं। प्रभाकर जी के दोनों बच्चे दमयंती जी के साथ खेलने लगे। यह दृश्य देखकर वृद्धाश्रम के रहने वाले सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि आज ऐसा क्या चमत्कार हो गया है कि दमयंती जी इन बच्चों के साथ खेलते हुए हंसी ठहाका लगा रही हैं। यह दृश्य देखकर श्याम किशोर की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। आज वर्षों बाद उसने मम्मी जी को प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए देखा है। वृद्धाश्रम में प्रभाकर और सोनिया को आए काफ़ी समय व्यतीत हो गया था। वह चलने की तैयारी करने लगे थे। उन्होंने दमयंती जी से अपने घर चलने के लिए पुनः आग्रह किया, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं हुई। श्याम किशोर ने भी उन्हें बहुत समझाया। प्रभाकर एवं सोनिया उनको घर ले जाने की जिद करने लगे थे। तब दमयंती जी प्रभाकर और सोनिया के आत्मीय व्यवहार एवं प्रेम भरे आग्रह को ठुकरा नहीं पाई थी। दो नन्हे मासूम बच्चों के प्रति उनका लगाव भी एक कारण बन गया, इसलिए वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात प्रभाकर और सोनिया दमयंती जी को अपने साथ लेकर घर के लिए रवाना हो गए थे। उनको छोड़ने के लिए श्याम किशोर भी उनके साथ हो लिया था। थोड़ी देर बाद वह लोग घर पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही दमयंती जी एवं श्याम किशोर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह लोग प्रभाकर जी के घर को देखकर चौंक गए, क्योंकि वह दमयंती जी का वही बंगला था जिसको अनुपम ने एक ब्रोकर को बेच दिया था। दमयंती जी ने प्रभाकर से पूछा कि बेटा, यह मकान तुम्हें कैसे मिला? प्रभाकर ने बताया कि माँ जी, इस मकान को मैंने 4.5 वर्ष पूर्व एक ब्रोकर से 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन आप यह क्यों पूछ रही हैं? तब दमयंती जी ने प्रभाकर को बताया कि बेटा, यह मेरा वही बंगला है जिसको मेरे बेटे अनुपम ने 80 लाख रुपए में बेच दिया था। यह सुनकर प्रभाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि माँ जी, यह मेरे लिए कितनी सुखद बात है कि एक बेटे ने आपके सपने के बंगलों को बेच दिया था, लेकिन आपके दूसरे बेटे ने उसको पुनः खरीद लिया है। आपका मकान अब आपको वापस मिल गया है। यह मकान मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली रहा है। इस मकान में जब से आया हूँ, मेरे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन यह मेरे लिए और भी सुखद है कि आज इस मकान की वैभव लक्ष्मी पुनः इस मकान में वापस आ गई हैं। शायद यही कारण था कि मुझे आपसे मिलवाया है भगवान ने। इस प्रकार दमयंती जी को प्रभाकर और सोनिया के रूप में बुढ़ापे का एक सहारा मिल गया था। वह लोग सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। श्याम किशोर का भी आना जाना लगा रहता था। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।